स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी वेबसाइट है जी ओपस सॉल्यूशन की, जिस इंस्टीट्यूट में इस टाइम आप मौजूद हैं, जहाँ पर आपको गाइडलाइन दी जा रही है। इस इदारे का नाम और इस कंपनी का नाम ओपस सॉल्यूशन है, OPUS ओपस सॉल्यूशन। दो मोटिव्स हैं हमारे, पहला है ट्रेनिंग्स, दूसरा सॉल्यूशंस। हम टैक्स पेयर हैं, हम गवर्नमेंट की 5 अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी बात की जाएगी 100% अथेंटिक की जाएगी, वो बिला वजह नहीं की जा सकती। ये ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहे हैं आपके वो वोल्टेज वगैरह, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो 5 अथॉरिटी से हम रजिस्टर्ड हैं, जिसमें PSDA सबसे पहले, जो कि टेक्निकल बोर्ड आपका पाकिस्तान का जो कि रजिस्टर्ड करता है। देन टैप्टा, फिर FBR, PSDF और लास्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसे सुनते जाए। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 5 अथॉरिटीज़ हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्ट्रेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम करते हैं वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके ऊपर रह के किए जाते हैं। फेक बात नहीं की जा सकती, फेक काम नहीं किया जा सकता, जो कहा जाएगा वैसा ही किया जाएगा। तो अगर आपको डे फर्स्ट पर ये कहा गया है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो 100% आप प्रैक्टिकल ही करेंगे। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से जब मेरी बात हुई थी, मैंने आप लोगों से बात की थी कि इस इंस्टीट्यूट में बाकी इंस्टीट्यूट में फ़र्क ये है कि बाकी इंस्टीट्यूट में ना किताबी बातें ज़्यादा इस वजह से होती हैं कि उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सिर्फ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा के आए, जिनको प्रोफेसर्स आप कह सकते हैं। वो प्रोफेसर्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल कभी ज़िंदगी में किया नहीं है, उनका मार्केट में एक्सपोजर नहीं, अगर किया है तो उस लेवल पर नहीं किया जिस लेवल पर हक है। तो मैं बीइंग अ ड्यूल CCI अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूल CCI हूँ। तो ड्यूल CCI की वजह से, मार्केट में एक्सपोजर होने की वजह से, जब मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो मार्केट पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है। वैसे नहीं पढ़ाया जा रहा कि किताबी बातें करें और बस निकलते जाएं। अब मार्केट के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको पता है। हर जगह पर जहाँ भी आप नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, हर दफ़ा कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप इफ़ एंड बट्स लगाते जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हार्ड एंड फास्ट रूल है, अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने हैं, उनको अप्लाई करते जाना। अप्लाई करने के बाद फिर हर जगह पर ये चेंज होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। हर कंपनी का अपना तरीकाकार होता है नेटवर्क डिज़ाइन करने का, आर्किटेक्चर उनका अपना होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हर जगह पर आपको डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या मुझे किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चैनल का नाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुका हूँ, वेबसाइट का नाम बता चुका हूँ। वेबसाइट के ऊपर ट्रेनिंग्स के अंदर अगर आप आएँ तो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर सिर्फ सिस्को, हवावे, माइक्रोटिक, रेड हैट, लिनक्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, बल्कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर आप जाके व्यू कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें एक एथिकल हैकिंग भी है, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम वक्त के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है दुनिया के अंदर। वजह उसकी ये है, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है ना, वो आपका सिक्योरिटी का है। किसी भी कंपनी में जाएं, हर बंदे को सिक्योरिटी का इशू है। तो एक वक्त था जब हैकर्स आते थे, अटैक होता था और आप अटैक से डॉज नहीं कर सकते थे, आप एंटीवायरसेस परचेज करते थे, उसके अलावा आप कोई ना कोई फायरवॉल लगा लिया करते थे, फिर एक एक्सपर्ट हायर करते थे जो फायरवॉल को, एंटीवायरस को लुक एंड आफ्टर कर रहा होता था। लुक आफ्टर करते करते फिर भी दरमियान में कहीं ना कहीं लूप होल आ जाता था, आपके ऊपर अटैक हो जाता था, उसका आपके पास कोई हल नहीं होता था। अब वो दौर बदल गया। अब दौर जैसे ही चेंज हुआ तो लोगों ने क्या किया, उन हैकर्स को ना अपने पास हायर कर लिया और उनको कहा कि तुम उल्टे सीधे काम तो करते हो, अब सीधी तरह काम करो। सीधी तरह कैसे काम करो? सीधी तरह ऐसे काम करो कि हम तुम्हें सैलरी देते हैं, अब उल्टे काम तुम्हें सारे करने आते हैं। अगर तुम्हें उल्टा काम करना तो तुम्हें बचाना भी आता। अब तुम ऐसा करो, हमारी कंपनी में बैठ के डॉज करो, जितने टैक्स आएंगे उनको ब्रेक करो, उनको रोको। तो सबसे पहले ये जो दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, ये गूगल ने करवाया था ये काम। तो गूगल की फेमस होने की वजह से, इस काम के फेमस होने की वजह से दुनिया में एक इदारा तश्कील दिया गया जिसको इसी काउंसिल कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे पहला इदारा था जो कि दुनिया में सर्टिफाइड हुआ था, जिसने सिक्योरिटी कंप्लाइंस के तौर पे लोगों को ट्रेनिंग्स देना शुरू की थी हैकिंग की। तो इन्होंने कहा था कि आइए हम आपको हैकिंग सिखाते हैं। तो इन्होंने हैकिंग सिखाना शुरू की। अब हैकिंग लीगल हो गई, लेकिन उसको आप एथिकल हैकिंग कहा करते हैं, अनएथिकल नहीं कहा करते। अब एथिकल क्या होती है? एथिकल ये होती है कि कंपनीज जैसे हायर करती हैं तो कंपनीज के अंदर आप उनसे इजाज़त लेकर उनके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनमें अटैक करते हैं। आप उनसे इजाज़त लेकर, अगर आप अटैक कर लेते हैं, अगर आप अटैक कर पाते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लूप होल है।
आप उनको बताते हैं कि मैंने अटैक कर लिया, कि मैं आपके सर्वर के अंदर घुस गया हूँ, कि मैंने डाटा लीक आउट कर लिया, आपका डाटा गया। कंपनी का सबसे मेन मकसद ही बनाने का, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा होता है कंपनी के अंदर, वो जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो सिर्फ डेटा होता है। एम्प्लॉयज़ और सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, डेटा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। डेटा ही चोरी हो गया तो आप तो खुदे लाइन लग गए हैं, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल का जो दुनिया में 2016 के अंदर जो अटैक इंट्रोड्यूस हुआ था उसका नाम था रैंसमवेयर अटैक। आज तक दुनिया के अंदर 2016 से लेके आज तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। फ्यूचर के अंदर शायद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर मैं डिपेंडेंट हूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ इसका कोई इलाज नहीं। वजह उसकी ये है कि दुनिया में जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है ना, वो किसी एल्गोरिदम के ऊपर बनाई जाती है। एल्गोरिदम के ऊपर जब बनाई जाती है तो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। डीक्रिप्ट करने के लिए भी उसी एल्गो को यूज़ कर सकते हैं, किसी और एल्गो को लगाकर आप डीक्रिप्ट नहीं कर सकते। आज मैं आपको CCNA सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा जो मैं आपको बताऊं कि एल्गो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एल्गोरिदम कैसे चलता है। जिस दिन कभी पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो बहरहाल एल्गोरिदम जब बनता है ना तो इनक्रिप्शन के बाद डीक्रिप्शन भी होती है, तो वो इसी एल्गोरिदम के ऊपर होती है। अब एल्गोरिदम के अंदर कुछ बिट्स की कीज़ लगती हैं जिसको पब्लिक की और प्राइवेट की कहा जाता है। अब की कितने बिट की लगानी है, इट्स ओनली अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड किया जाता है। अब जब आप की लगा देते हैं ना तो एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। प्राइवेट की आपके पास होती है, पब्लिक की ऑन एयर होती है। हैकर उसको हैक कर भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसको प्राइवेट की ना मिले। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स के अंदर अगर आप जाएँ तो उनकी तिजोरी की एक चाबी नहीं होती, दो होती है। एक चाबी जब लगाते हैं उससे लॉक खुलता है, लेकिन प्रॉपर नहीं खुलता जब तक दूसरी की नहीं लगाएंगे। तो इस तरह दुनिया के अंदर उसी जगह से कॉन्सेप्ट लिया गया कि जब तक आप डेटा ऑनलाइन व्यू करना चाहते हैं, दो की चाहिए आपको। एक की जो है वो आपका डेटा ट्रैवल करके लेके जाएगी, जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, डेस्टिनेशन पे उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। लिखा क्या है, जैसे मैंने H लिखकर सेंड कर दिया किसी बंदे को, आपको पता जब ये एल्गोरिदम से H जाएगा तो उसके पास पहुंचेगा क्या, हैश, क्वेश्चन मार्क, डॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ABCDEF, अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज लिखी हुई है। आप कहेंगे ये क्या पश्तो लिखी हुई है, ये कोई मंत्र लिखा हुआ है कोई हिंदी के अंदर कोई काला जादू करने का? नहीं, वो इनक्रिप्शन है। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की चाहिए जिसको प्राइवेट की कहा जाता है। तो वो डिक्रिप्ट करने के लिए आप जब तक की नहीं लगाएंगे ये उसको डिक्रिप्ट करके H नहीं निकालेगा अंदर से। तो दुनिया के अंदर ये एल्गोरिदम्स आ, इन एल्गोरिदम्स को जिस बंदे को पढ़ना आ गया, ब्रेक करना आ गया, बातें करनी आ गई, उस बंदे ने दुनिया के अंदर एक नए तरीके का अटैक ईजाद कर दिया जिसको रैंसमवेयर अटैक कहा जाता है। क्योंकि उसको पता लग चुका है कि अगर मैंने किसी बंदे के डेटे के अंदर घुस कर उसकी डेटे को इनक्रिप्ट कर दिया तो डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए ना, तो की तो मेरे पास है। अब वो चुप करके साइड पे हो जाएगा और जाते जाते एक नोटपैड की फाइल छोड़ जाएगा जिसके अंदर उसका ईमेल एड्रेस लिखा होगा, और बाद उसका ईमेल एड्रेस के साथ पासवर्ड भी होता है कि जीमेल के ऊपर इस ईमेल से लॉगिन करो, ये पासवर्ड है, इसी ईमेल से इस ईमेल पर ईमेल करो और मुझसे बातचीत करो। फिर वो निगोसिएशन करते हैं। तो ये जो इस किस्म के जो चोर है ना, इनके भी कुछ उसूल हैं। तो ये जो चोर है ना, ये आपसे पैसे लेते हैं। आज तक किसी ने ब्लेंडर नहीं मारा। अगर वो आपसे पैसे ले लेते हैं तो वाक़तन वो आपको की दे भी देते हैं। ये पाकिस्तानी चोर नहीं है जो आपको कह के पैसे भी ले लें और बाद में कुछ दें भी ना, ऐसे नहीं है। उनके कुछ उसूल हैं चोरी के। अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनकी एक्सपर्टीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। आतिफ साहब समझ आ रही, बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात है। तो इस तरह के जो चोर है ना, जब आपको कोई एल्गोरिदम लगा के देते हैं ना, फिर आप उनसे निगोसिएशन करते हैं। उसके बाद जब आपको की देते हैं, आप की अप्लाई करते हैं, फिर आपका सारा डाटा वापस आ जाता है। अब पैसे कितने लेते हैं ये डिपेंड करता है कंपनी के साइज़ के ऊपर। वो ऐसे बिला वजह ही अटैक कर करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। वो जैसे जब अटैक करके आपके सर्वर के अंदर घुसते हैं ना, उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है किस लेवल की कंपनी है। अगर तो SAP चल रहा होगा, SAP, अंडरस्टूड सी बात है, बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि SAP का लाइसेंस ही 1 करोड़ तक है। छोटी से छोटी कंपनी भी होगी ना, अगर कोई बहुत छोटी कंपनी भी लगाऊं तो कम से कम कोई 50-60 लाख तो कहीं नहीं गया। इसका सिर्फ लाइसेंस ही जो SAP का है, वो जो मेरे नॉलेज में अभी रिसेंटली हमने अप्लाई करवाया था कंपनी में, वो कोई 55 से 60 लाख के करीब था, इसके करीब ही था। बाकी उसकी ट्रेनिंग, फिर उसके मॉड्यूल्स, बाकी चीज़ें डाल के वो 2-3 करोड़ के करीब बन गया था। तो अगर मैं सिर्फ लाइसेंस की बात करूँ तो लाइसेंस इतना महंगा है। तो सोचें वो कंपनी का हुजम कितना बड़ा होगा जिसने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर परचेज़ किया। तो अगर कोई बंदा अटैक करेगा तो मुंह उठा के वापस तो नहीं जाएगा। फिर वो कहेगा यार ये कंपनी बहुत बड़ी है, अटैक करो और डाटा इनक्रिप्ट कर दो। अब आपने इतनी मेहनत लगा के 10 साल का डाटा जमा किया हुआ था सारा मैनुअल फॉर्म में, आपने कोई 50,000 एम्प्लॉय लगा के पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उनको दे के अपना सारा डाटा ऑनलाइन करवाया अपने सर्वर्स के अंदर, और पता लगा पीछे से एक अजीबोगरीब किस्म का चोर आया और उसने आके सारा डाटा इनक्रिप्ट कर दिया। अब आप तो गए, आपका सारा टाइम भी ज़ाया,
पैसे भी ज़ाया, हर चीज़ गई। अब क्या करेंगे? बैकअप भी इनक्रिप्ट हो जाता है, बस लगने की देर, गए आप। अब क्या करेंगे? अब निगोशिएशन ही होती है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। एक कंपनी के अंदर हम कराची में गए थे काम करने के लिए। उस कंपनी में मैंने डाटा सेंटर डिज़ाइन किया, तो मैंने उनको उसी टाइम आगाह कर दिया था कि आपका डिज़ाइन तो हो चुका है, लेकिन अभी सिक्योरिटी की बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं, हमने तो फायरवॉल लगाई, ये किया वो किया। मैंने कहा बीइंग एथिकल हैकर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद एथिकल हैकर भी हूँ, तो मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया, मुझे पहले ही पता लगा कि मैंने अटैक नहीं किया। मैं अटैक करूँगा तो मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा कहाँ का मसाइल है, लेकिन मुझे पता लग गया यहाँ पर मसले हैं, आप इनको रिजॉल्व करवा लें तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। कहते तो कुछ नहीं है, हमें लगे हुए, सीरियस नहीं लिया। पूरे 1 हफ्ते के बाद उनके सर्वर्स के ऊपर अटैक हुआ। 6 सर्वर्स थे, 6 के 6 हैक हुए, इनक्रिप्ट हो गए, रैंसमवेयर अटैक हुआ। उसके बाद जब वो बंदा आया, उनके साथ निगोशिएशन करने लगा। निगोशिएशन के बाद आपको पता है कितनी प्राइस फाइनल हुई? पाकिस्तानी रुपीस में 8.5 करोड़, और उनको देना पड़ा क्योंकि उनका 10 साल का डेटा था। जो मैंने 10 साल की भी एग्जांपल दी थी ना, मैंने बिलावजह नहीं दी। ये 10 साल का जो मैनुअल डेटा था वो सारा उन्होंने अपलोड करवाया था अपने सर्वर के अंदर, और उसे ऑनलाइन करवाया था। वो 10 साल का डेटा अगर वो लग जाए ऐसे खुडे लाइन, तो आप तो गए ना, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपकी तो सारी कंपनी ज़ीरो हो गई। ऐसे ही है जी। अरे मुझे पानी पिलाइएगा। तो कंपनी ज़ीरो होने का मतलब है कि आप भी ज़ीरो हो जाए, चल नहीं रही। तो कंपनी ज़ीरो होने का मतलब है कि आप भी ज़ीरो। तो उसके बाद फिर कंपनी के अंदर क्या किया गया? पैसे दे के लोगों ने उसको डिक्रिप्ट करवाया। इसमें से ले लें, चल गई है जी, उम्मीद है अब ये बंद नहीं होगी। इन ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा था। अगर आप आईटी ट्रेनिंग्स वाले टैब के अंदर आए तो आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स नजर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे एथिकल हैकिंग की। तो दुनिया के अंदर जब सिक्योरिटी का मसला आया, तो सिक्योरिटी के मसले के वक्त दुनिया के अंदर हैकर्स को इनवाइट किया गया कि आप आए हमारे पास जॉब करें। तो कुछ हैकर्स आ गए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी ना कुछ प्राइवेसी भी है, वो लीक आउट हो जाएगी, हम लोगों के सामने आ जाएंगे, ऐसा हम चाहते नहीं। हमारी अपनी एक सोसाइटी है, हम नहीं चाहते कि हम लोगों के सामने शो ऑफ हों। तो फिर उस वक्त में इसी काउंसिल एक इदारा बनाया गया कि जितने नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जैसे आप लोग अब तैयार हो रहे हैं, आप जैसे लोगों को इनवाइट किया गया कि आप लोग आएँ, हम आप लोगों को सिखाते हैं कि हैकिंग कैसे की जाती है। अगर आप लोग सीख जाएंगे तो जो हैकर्स हैं उनको डॉज कर सकते हैं। फिर आप जैसे लोगों ने जाके उनके पास सर्टिफिकेशंस की, ट्रेनिंग्स ली, ट्रेनिंग्स लेने के बाद आप लोगों ने जाके ही उनके पास डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर हायरिंग की। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन चुका है बहुत ज़्यादा। जैसे FIA है, ISI है, अक्सर लोग ये ढूंढ रहे होते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो कि एथिकल हैकर्स हों, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। अब आज के दौर के अंदर 2 फील्ड्स हैं IT की। अब आप लोग जो आए हैं, अब आप लोगों की काउंसलिंग के हवाले से मैं बता दूं, अब आप लोगों को आगे क्या करना है, पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर रहना है। 2 आपके पास चॉइसेस हैं, दोनों में से आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। चॉइस अब नहीं रही, पहले दौर में चॉइस हुआ करती थी, अब नहीं। पहले दौर में चॉइस ऐसे होती थी, कहा जाता था कि नेटवर्क वाला जो बंदा ना वो सिर्फ नेटवर्क हैंडल करेगा, वो दूसरी पंगेबाजी नहीं करेगा। और सिस्टम साइड वाला जो बंदा ना, जिसको सर्वर साइड कहा जाता है, उसका बंदा सेपरेट होता था। अब ऐसा दौर नहीं है। पाकिस्तान में तो पहले भी ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में वो कहते थे एक बंदा रखो, इसे झाड़ू भी लगवाओ, मतलब ऐसी हालत है। अभी भी ऐसा है, पहले भी ऐसे ही होता था। बाहर ऐसा नहीं होता था। बाहर ऐसे होता था कि एक बंदा एक काम करने के लिए डेजिग्नेट है, तो दूसरा दूसरे काम करने के लिए। लेकिन बाहर भी ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। वो लोग कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके हैं। वो कहते हैं क्यों हम 2 लोग रखें और उन लोगों को क्यों अलग अलग सैलरीज दें, क्यों ना एक ही बंदा रख लिया जाए जो कि 2 लोगों के काम जानता हो। ये तब बात आई जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम होगी, फेमस होगी। अब टेक्नोलॉजी की फेमस होने की वजह से हर बंदे को शौक पड़ा कि हम भी पढ़ें। अब एक बंदा है जिसने CCNA किया, एक बंदा है जिसने CCNA के साथ सर्वर साइड भी पढ़ी, जैसे लाइनिक्स है जो आप लोगों को साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जा रही है। अब एक बंदे ने लाइनिक्स भी पढ़ ली है। अब 2 लोगों ने, एक बंदे ने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं, वो एक नॉलेज वाले बंदे को प्रेफर करेंगे या 2 नॉलेज वाले को? आपको क्या लगता है? ह्यूमनली दिमाग तो यही कहता है कि 2 नॉलेज वाले को करेंगे, और ऐसा ही है, ये दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अब दौड़ लगी हुई है, जिसका जितना नॉलेज है वो उतना ऊपर जा सकता है। अगर आपको जितने बड़े लेवल पे जाना है उतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और ये तो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा स्पीड के साथ दौड़ लगी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, एक आपको ट्रेनिंग कम से कम नेटवर्क साइड की लेनी है, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं CCNA। ये नेटवर्क साइड की इनिशियल ट्रेनिंग है, और इतनी भी ज़्यादा इनिशियल नहीं जितना अब आप लोग समझेंगे। ये इतना आपको इस काबिल कर देगी कि आप किसी कंपनी का नेटवर्क जाके हैंडल कर सकते हैं, डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये अभी पहले दिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अब डिज़ाइन नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग एक सेपरेट थिंग है जो कि प्रोफेशनल है। तो आप अभी CCNA करने के लिए आए हैं, तो CCNA के लिए
CCNA के अंदर सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी नेटवर्क की, कि नेटवर्क क्या होता है। डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो कोर्स के अंदर अगर आप शामिल करवाना चाहते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको इसका एडवांस कोर्स करना पड़ेगा जाकर, इसका आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। एडवांस कोर्स क्या है? CCNA के बाद इसका एडवांस कोर्स है CCNP, जो कि प्रोफेशनल लेवल है। इस प्रोफेशनल लेवल के बाद आप पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो 100% आप कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाहर की दुनिया में जाने के लिए भी आपको कुछ टेक्निकल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। CCNA करके बाहर नहीं आप जा सकते। वो लोग CCNA को कोई वर्थ नहीं देते, अलबत्ता CCNA के बगैर जॉब भी नहीं देते। ये एक अलग सी साइकी है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन डिग्री से सवाल कुछ नहीं किए जाते। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे आपने कौन सी डिग्री की है तो मैं कहूँगा जी मैंने मास्टर्स की IT के अंदर। अब कहेंगे आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, मैं कहूँगा मेरे ये सब्जेक्ट थे। कहेंगे आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी, तो मैं कहूँगा हाँ जी पढ़ी है। बताएं जी फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। तो ये सवाल नहीं आपसे होना। आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने सर्टिफिकेशन की है, आपने CCNA पढ़ा। आप कहेंगे यस बिल्कुल की है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको एट द एंड ऑफ सेशन आपको दिया जाएगा, आप वो दिखाएंगे इनफ आपके लिए। अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना डेफिनेटली आपको फिर उसके लिए पेपर देना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसीजर है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उसके बाद, बल्कि आज इसकी बात भी कर लेते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो आप जब ये करके कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक ट्रैक मुकम्मल हो गया नेटवर्क साइड का। अब आपने जाना है सिस्टम साइड पर, सर्वर साइड पर। सर्वर साइड का भी पहला ट्रैक है लाइनक्स, जिसको लिनक्स भी आप बोलते हैं। ये एक प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाकिस्तान की अगर बात करो तो पाकिस्तान के अंदर बहुत रैपिडली इन हो रहा है ये इस वक्त ना, काफ़ी जगहों पे लिनक्स चल रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ की बात करूं पाकिस्तान से, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हर बंदा यूज़ करता है। विंडोज़ यूज़ करते हैं, कौन बंदा ऐसा जिसने विंडो यूज़ ना की हो? कोई भी नहीं, सबने की है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्वर साइड का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। ये बंद कर दें, शोर करेगा मेरे ख्याल। उसको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कहा जाता है। हवा ठीक आ रही ना आपको? नहीं तो इधर आ जाए। उसको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कहा जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर डिफरेंट तरह के वर्जन आए थे। 2003 2002 के अंदर आया था, फिर 2003 आया, फिर 8 आया, 12 आया, 16 आया, और अब 19 आ गया। 19 के बाद अब 21 भी आने वाला है, या आ ही गया। तो काफ़ी सारे उसके वेरिएंट्स आए हैं, काफ़ी सारे उसके वर्जन आए हैं। मेजर डिफरेंस नहीं होता इनमें। मेजर डिफरेंस सिर्फ 2008 और 12 के अंदर ही आया था। उसके बाद से ऑनवर्ड सारा माइनर चल रहा है, कुछ मेजर नहीं। अगर आप 2012 भी पढ़ लें तो आपके लिए इनफ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसको पढ़ें ज़रूर। अगर आपने पाकिस्तान रहना, तो पाकिस्तान से बाहर जाना ना, तो आपको हर हालत में लिनक्स पढ़नी पड़ेगी। अब आप कहते हैं सर ठीक है पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में रहना है, अब क्या करूँ? अब मैं वही बात बताने लगूँ जो मैं थोड़ी देर पहले आपको साइकी बताई लोगों की। लिनक्स पढ़कर आपको जॉब नहीं मिलती, लेकिन लिनक्स के बगैर भी जॉब नहीं मिलती। ये एक अजीब सी साइकी बन चुकी है। अब हर कंपनी का ट्रेंड बन चुका है, वो बंदे उस बंदे को हायर करते हैं जिस मर्जी कंपनी में चले जाए। पहला सवाल ये होगा आपको लिनक्स आती? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि सब लोगों को पता लगा कि बड़े बड़े सर्वर्स जो है ना वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाएंगे तो हैक नहीं होगा। तो अब सारे सर्वर लाइनक्स के ऊपर जा रहे हैं, विंडोज़ के ऊपर नहीं अब आ रहे। विंडोज़ के ऊपर जो बन चुके हैं, अब जो नए बन रहे हैं वो सारे लाइनक्स के ऊपर बन रहे हैं। अगर आपको लाइनक्स आती नहीं है तो कंपनी क्यों हायर करेगी आपको? किस वजह से हायर करेगी? तो आपके पास दो फील्ड्स हैं, एक नेटवर्क साइड है और एक सिस्टम साइड है। जब तक आप इन दोनों फील्ड्स को अच्छे अंदाज से क्लियर नहीं करते, मार्केट में अच्छे अंदाज से सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं आपको इनिशियल लेवल की जॉब मिले, CCNA के साथ लाइनक्स, आपको इनिशियल लेवल की जॉब मिल जाएगी। प्रोफेशनल लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो दोनों के एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे। CCNA के बाद CCNP, और लाइनक्स का जो पहला कोर्स है इसका नाम है RHCS है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद RHCE है, जिसके अंदर आप सर्विस पढ़ते हैं। एक्चुअल में RHCS के अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाती है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कैसे करना है। अगर कहीं पर चल रहा है, इसको मैनेज कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है वो कैसे करनी है। तो CE जो इसका दूसरा कोर्स है, उसके अंदर आप सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं कि सर्वर्स क्रिएट कैसे करने हैं, सर्वर्स को मैनेज कैसे करना है, सर्वर की लॉगिंग कैसे करनी है, सर्वर को चलाना कैसे, उतारना कैसे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेफर दिया था, हेल्थ के सर्वर्स बनाए थे, तमाम के तमाम लिनक्स के ऊपर बने हैं, लेकिन वो लिनक्स के सर्वर्स हैं। अब सर्वर्स को जब मैनेज किया जाता है तब बहुत सारे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस आपको तब ही समझ आएंगे जब आप उसको पढ़ने के लिए आएँ।
तो अभी फ़िलहाल तो अर्ली बात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं CCNA की। आप और हम सब लोग CCNA पढ़ने के लिए आए हैं। CCNA के अंदर ना इनिशियल लेवल की बात करूँ तो CCNA से पहले सिस्को एक प्लेटफॉर्म है, एक वेंडर है जो कि दुनिया के अंदर डिवाइसेस बनाता है। उन डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी डिवाइसेस भी हैं, राउटिंग की डिवाइसेस हैं, स्विचेस की डिवाइसेस हैं। राउटर्स बनाता है, स्विचेस बनाता है, फायरवॉल्स बनाता है, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस बनाता है। अब उन तमाम डिवाइसेस को बनाने की वजह से, चूँकि ये सिस्को दुनिया का फेमस वेंडर है, तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी डिवाइसेस की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दूँ। तो ट्रेनिंग देने के साथ साथ इसने ये सोचा कि मैं सिर्फ अपनी डिवाइसेस की ट्रेनिंग ना दूँ, बल्कि लोगों को नेटवर्क सिखाऊं कि नेटवर्क का मतलब क्या है, नेटवर्क क्या होता है। जब इसने नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देना शुरू की ना, तब ये दुनिया के अंदर फेमस ट्रेनिंग बन गई। और इनकी पहली ट्रेनिंग का नाम हुआ करता था ICND 1 और दूसरी ट्रेनिंग होती थी ICND 2। अब इन दोनों ट्रेनिंग्स को जो बंदा करता था, देन वो एसोसिएट लेवल का इंजीनियर कहलाता था। दुनिया में जितनी भी IT की ट्रेनिंग्स हैं, इसके 3 लेवल्स हुआ करते हैं। आप किसी भी ट्रेनिंग को उठा रहे, एक एसोसिएट लेवल होता है, एक प्रोफेशनल लेवल होता है, एक एक्सपर्ट लेवल होता है। बातें समझ आ रही हैं? कोई बोर तो नहीं हो रही? बोरियत कोई ऐसा लग रहा हो कि मुश्किल बातें हो रही हैं, लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हमने कुछ किया। अभी तो मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या, ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, वो बंदा मार्केट में क्या कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकता। नॉलेज के सर पे तो आप आगे जाते हैं। दुनिया के अंदर 3 लेवल्स हैं। जब आप किसी को अपने बारे में बताते हैं ना, जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो आप अपने लेवल्स के बारे में बता रहे हो। जैसे अभी आपने बताया कि मैं लेवल 1 का इंजीनियर हूँ, लेवल 2 का हूँ, लेवल 3 का हूँ। ऐसे दुनिया में ये 3 लेवल्स हैं। बेसिकली यही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है। लेवल 1 का जो इंजीनियर होता है उसको एसोसिएट लेवल भी कहा जाता है। लेवल 2 का जो इंजीनियर होता है उसको प्रोफेशनल लेवल का इंजीनियर कहा जाता है। लेवल 3 का जो इंजीनियर होता है उसको एक्सपर्ट लेवल का इंजीनियर कहा जाता है। अब जितने भी दुनिया में वेंडर्स आए हैं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स बनाई हैं इन तीनों लेवल्स के ऊपर। हवावे की बात करूँ, CPAC बन रहा है आपका, जब ये फाइनल हो जाना ना, देखिएगा कितनी ज़्यादा जॉब्स आती हैं। जैसे मैंने भी आपसे बात कर रहा था, हवावे ने, जिन लोगों ने हवावे की सर्टिफिकेशन की होगी उन्हीं को प्रेफर करना है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी सर्टिफिकेशन करते हुए पढ़ता नहीं है। अब हवावे के जितने भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं ना, वो रट्टा लगा के, पहले दौर में रट्टा लगाया जाता था, अब रट्टा भी नहीं लगता। हमने जब पेपर दिए थे ना हवावे के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हवावे का एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफाइड हूँ, तो हमने जब पेपर्स दिए थे ना, हमने पढ़ के दिए थे। और हम पहली कौम थी, हम पहली नस्ल थे जिसने पढ़ के दिए। हमारे पास जितने भी लोगों ने दिए ना, उन्होंने रट्टे लगा के दिए। उसके बाद अब जो लोग आ रहे हैं ना, ये मैं क्या इन लोगों को कहूँ, कोई इंतहाई मुतमिन किस्म के लोग हैं जो कि पढ़ के नहीं दे रहे, रटा लगा के भी नहीं दे रहे, ये नकल करके दे रहे। साथ में बंदा बिठाया होता है, वो इसको आंसर्स बता रहा था, और वो आंसर्स पे टिक टिक करके ना पेपर क्लियर कर रहे थे। ऐसे पेपर का क्या फ़ायदा? लेकिन पेपर तो पेपर है, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन सर्टिफिकेट को आपने डिफेंड भी तब करना है जब आपसे इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में खुद ही खंगाल लेगा वो कितना काम आता है, उसी पता लग जाएगा कि आपने पेपर पढ़ के पास किया कि 2 नंबरी से किया है। तो इन शॉर्ट ये है कि हवावे की बात करें तो हवावे ने भी अपने तीनों लेवल्स की ट्रेनिंग्स बनाई हैं। जैसा कि अगर मैं एसोसिएट लेवल की बात करूँ तो उसकी ट्रेनिंग का नाम है HCIA, पहले होता था HCNA, अब है HCIA। प्रोफेशनल लेवल की बात करूँ तो HCIP। अगर मैं इसके एक्सपर्ट लेवल की बात करूँ तो HCIE। ये इसके 3 लेवल्स हैं, और तीनों लेवल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, लोग लेते हैं और जाके पेपर्स देते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपका कोई मूड है इसको पढ़ने का, आप ज़रूर इसको पढ़ें, पढ़कर दुबई चले जाएं, ऐसे जॉब मिलेगी आप हवावे। मैंने जितनी जल्दी टुटकी मारी ना, इतनी जल्दी जॉब भी मिलती है हवावे कि मैं आपको रैपिडली जॉब चाहिए तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उधर के उधर ही रहेंगे। अगर आप ज़िंदगी में ग्रूम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर सिस्को को पढ़ें। इसलिए आप लोग CCNA करने के लिए आए हैं। CCNA बेसिकली सिस्को का प्लेटफॉर्म है। अब सिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी तीनों लेवल्स की ट्रेनिंग्स रखी गई हैं। एसोसिएट लेवल जो कि लेवल 1 है, उसकी ट्रेनिंग का नाम है CCNA, जो कि आप और मैं करने आए हैं। ये एसोसिएट लेवल है। अगर मैं इसके प्रोफेशनल लेवल की बात करूँ जो कि लेवल 2 है, उसका नाम है CCNP, जो कि इसके बाद की ट्रेनिंग है। अगर मैं इसके एक्सपर्ट लेवल की बात करूँ तो वो है CCIE, और जिस बंदे ने CCIE कर लिया होता है उसको डॉक्टर कहा जाता है आम जुबान में, क्योंकि वो PhD है नेटवर्किंग की। इसके बाद पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूल CCIE हूँ, एक नहीं डबल की हैं। अब आप कहेंगे सर डबल कैसे हो गए, पहला ख़राब हुआ था जो आपने दूसरा दोबारा किया? ऐसा नहीं। अब मैं वही बताने लगा आपको। दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। अब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी तीनों लेवल्स डिपेंडेंट है। कैसे? एक सिक्योरिटी लेवल है, एक सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी है, एक राउटिंग एंड स्विचिंग की है। अब राउटिंग एंड स्विचिंग की टर्म है,
जो भी आपको नहीं पता, थोड़े दिनों बाद आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। अब राउटिंग एंड स्विचिंग क्या है? आप गूगल यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। आप कभी PTCL से यूज़ करते हैं, कभी वतीन के इंटरनेट से यूज़ करते हैं, कभी आप जोंग के इंटरनेट से यूज़ करते हैं, कभी आप जैज़ के इंटरनेट से यूज़ करते हैं। जिस मर्जी इंटरनेट से यूज़ करें, खुलता गूगल ही है, ऐसे ही। अब ये क्या चक्कर है? सर्विस प्रोवाइडर तो डिफरेंट है, उसका अपना इन्वायरमेंट होगा, उसका अपना नेटवर्क होगा। अब आप जिस मर्जी नेटवर्क से जाएँ, जाते आप गूगल पे हैं, ये क्या चक्कर है? तो आपको पता ही होता क्या है, इसको कहते हैं राउटिंग। आसान ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में पहले समझाता हूँ। मैंने इस्लामाबाद जाना तो मेरे पास 2 राउट है, एक GT रोड है और एक मेरे पास मोटरवे। अगर मैं GT रोड से जाऊँगा तो क्या मैं इस्लामाबाद नहीं पहुँचूँगा? पहुँच जाऊँगा ना। अगर मैं मोटरवे को चूज़ करूँगा तो क्या मैं इस्लामाबाद नहीं पहुँचूँगा? पहुँचूँगा। अब ये अलग बात है कि मैं जल्दी कहाँ से जाऊँगा और लेट कहाँ से जाऊँगा, ये एक डिफरेंट बात है। अभी वो बात नहीं हम कर रहे, लेकिन जाऊँगा तो दोनों रास्तों से जाऊँगा। जिस मर्जी रास्ते से जाऊँ, मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। इसको कहा जाता है राउटिंग। तो राउटिंग एंड स्विचिंग एक डिफरेंट फील्ड है। राउटिंग एंड स्विचिंग ही हुई होती है हर सर्विस प्रोवाइडर के पास। आप जहाँ से मर्जी चले जाएंगे आप गूगल पे, उसको पता है कि मेरे पास जो बंदा आ रहा है गूगल पे जाने के लिए, इसको मैंने कहाँ से निकाल के गूगल भेजना। जैसे अगर छोटे इलाकों की बात करें, अभी मैं थोड़े दिनों पहले देख रहा था, ग्वाल मंडी बड़ी मशहूर जगह है आपकी। ग्वाल मंडी के अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं, आप जिस मर्जी गली से निकल जाएँ किसी और जगह ही पहुँच जाएंगे। आपने मेन पर आना तो किसी भी गली से निकल के, गलियों से निकल के आप मेन रोड पे आ ही जाएंगे। राउट्स हैं ना डिफरेंट। तो इसी तरीके से नेटवर्किंग के अंदर भी राउट्स हैं। इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, जाना आप डेस्टिनेशन पे है। अब डेस्टिनेशन पे कैसे लेके जाना, ये हम इंशाल्लाह ताला आगे जब पढ़ेंगे ना चीज़ों को, फिर हमें समझ आ जाएगी कि डेस्टिनेशन पे ये चीज़ें मैं लेके कैसे जाती हूँ। इन शॉर्ट ये है कि राउटिंग एंड स्विचिंग एक डिफरेंट फील्ड है, सिक्योरिटी एक डिफरेंट फील्ड है। अब आ जाते हैं वायरलेस पे। दुनिया के अंदर वायर की टेक्नोलॉजी आई ना, इसके बाद एक वायरलेस की टेक्नोलॉजी भी आई थी। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मुझे इंटरनेट भी मिल रहा है और मैं लोकली भी आपस में, ये हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं, वो साइड पे आपके राउटर्स एंड स्विचेस पड़े हुए हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं। अब मेरे पास कोई केबल तो नहीं लगी हुई कि ये सारे मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है और मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। अल्टीमेटली हम सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये मेरा एक लैन बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ऐसे ही अब ये गलत टेक्नोलॉजी। तो ऐसे दुनिया के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब तमाम वेंडर्स ने देखा कि पैसे कमाने की जगह है, उन्होंने क्या किया, हर टेक्नोलॉजी के अंदर तीनों लेवल्स की ट्रेनिंग रख दी। अब सुनते जाइएगा। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी को पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप CCNA सिक्योरिटी करेंगे, CCNP सिक्योरिटी करेंगे, फिर आप CCI सिक्योरिटी करेंगे। फिर आप जब मार्केट में जाएंगे आपको समझ आएगी यार सिक्योरिटी तो पढ़ लिया, राउटिंग स्विचिंग तो पढ़ा ही नहीं, इधर तो वो राउटिंग स्विचिंग भी मांग रहे हैं। फिर आप दोबारा आएंगे, आप दोबारा आके CCNA राउटिंग स्विचिंग पढ़ेंगे, CCNP राउटिंग स्विचिंग पढ़ेंगे और फिर CCI राउटिंग स्विचिंग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि एक लेवल 2 अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पढ़ें तो आप ड्यूल कहलाते हैं। इसी वजह से मैंने ड्यूल CCI किया, ख़राब नहीं हुआ था, वो सही हुआ था। तो CCI जो मेरे पास है, एक राउटिंग स्विचिंग CCI और CCI सिक्योरिटी है, ये 2 CCI मैंने किए हैं, और राउटिंग स्विचिंग के अंदर भी और सिक्योरिटी के अंदर भी। बाकी पढ़े सारे हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो एग्ज़ाम्स इनके हैं, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्टिफाइड भी हैं। तो इस तरह दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी हैं। आप और मैं कौन सा पढ़ेंगे? हम वो वाला CCNA पढ़ेंगे जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जैसा कि मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर को सबसे पहले डॉक्टरी के लिए MBBS करना पड़ता है। MBBS स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ आपको डॉक्टरी समझाते हैं कि डॉक्टरी क्या होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल टेक्नोलॉजी क्या है, ये फील्ड क्या है, ये इसको पढ़ने का अंदाज़ क्या है, पहले वो आपको एक डॉक्टर बनाते हैं। उसके बाद फिर आप किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, लंग्स स्पेशलिस्ट बन गए, चेस्ट स्पेशलिस्ट बन गए, आप माइंड स्पेशलिस्ट बन गए हैं, आप अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट हैं। तो स्पेशलाइजेशन अब बाद की तरफ है, लेकिन पहले आपको MBBS करना पड़ेगा। MBBS करेंगे तो ही डॉक्टर बनेंगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ेंगे तो किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो आप और मैं जो पढ़ेंगे ना वो राउटिंग एंड स्विचिंग है। जब हम ये पढ़ लेंगे इसके बाद अब हम फैसला करेंगे कि अब हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ कहाँ जाना है। क्या हमें राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर ही स्पेशलाइजेशन करनी है, यानी कि इसी के अंदर दोबारा CCNP और इसी के अंदर CCI करना है, या फिर CCNP सिक्योरिटी CCI सिक्योरिटी करना है? तो फिर ये उस टाइम बातचीत करेंगे कि हमें किसके अंदर करना है। अलबत्ता यहाँ तक आप लोगों का ये माइंडसेट बन गया, आप लोगों को क्लियर होगा कि कितनी फील्ड्स हैं, CCNA CCNP CCI, और आपको कौन सा करना है। सबसे पहले हमें CCNA सिक्योरिटी का नहीं करना, हमने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ना। तो आप और मैं जो पढ़ने के लिए हैं, हम CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ने के लिए आए। साथ है यहाँ तक कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ते हैं इस बात।
पेपर कैसे देना है। अभी आप लोग जो हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि दुनिया के अंदर ना डिग्री और डिप्लोमा चलता है। अब चूंकि ये मल्टी वेंडर है, दुनिया के इंटरनेशनल इदारा है, अमेरिका के अंदर सिस्को मौजूद है जो कि एग्ज़ाम्स लेता है, और इसका जो सर्टिफिकेट है ये पूरी दुनिया के अंदर वैलिड माना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर इसका सिक्का बोलता है और पूरी दुनिया के अंदर ये चलता है। अब जो CCNA लोग करते हैं ना, अगर तो पाकिस्तान में रहना तो कोई ज़रूरत नहीं इसका पेपर देने की, अपने जिन से निकाल दें, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे तो मुझे दे दें, मैं किसी अच्छे काम में लगा दूँ, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जाना है फिर आपको पेपर देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उन्होंने कोई ट्रस्ट नहीं करना। आप जाके गवर्नमेंट के इदारे से भी पढ़ लेना, जो गवर्नमेंट खुद करा रही है, उन्होंने फिर भी नहीं माना। उन्होंने कहना हम नहीं इस चीज़ को मानते, सिस्को की बात करो तो मानेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली आपको इंटरनेशनल ज़ुबान में बात करनी पड़ती है, फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। अब पेपर की क्या बात करें, CCNA का अगर आपने एग्ज़ाम देना ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको CCNA के एग्ज़ाम देने के लिए आपको CCNA के सिस्को के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके उनको $325 पे करने पड़ते हैं, $325। $300 का पेपर है और ऊपर के जो $25 हैं वो सेंटर फीस है। टोटल $325 बन गए, $325 बन गए। कैलकुलेट कर लें आज के दौर में कितने हैं, ये तकरीबन को 65,000 के करीब, तकरीबन कोई 60 से 65,000 के करीब ना ये अमाउंट बन जाती है आपकी। अब ये 60 से 65,000 के दरमियान में जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपने पे करनी है, तो वो आपका एग्ज़ाम बुक करवाएंगे, एग्ज़ाम में जाके MCQs आएंगे, आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, पेपर देना है, और आप बाहर सेम डे के ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी और आपके घर में सर्टिफिकेट भी आ जाएगा 15-20 दिनों के अंदर अंदर सिस्को की तरफ से, जिसके ऊपर सिस्को के CEO के सिग्नेचर होते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये पैसे बचाने हैं ना, उसका एक और फ़ायदा भी है। सिर्फ पैसे नहीं बचेंगे आपके, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। दूसरा फ़ायदा ये कि आप हमारे इदारे के पास आएँ और आप कहें कि सर हमें सिस्को की ऑनलाइन अकेडमी है ना, उसमें रजिस्टर्ड करवा दें। उसके चार्जेस होते हैं, वो सिस्को खुद लेता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिस्को के ही चार्जेस हैं। सिस्को अपनी ऑनलाइन अकेडमी के ऊपर डायरेक्टली किसी बंदे को साइन अप करने की इजाज़त नहीं देता। आप कोई अकाउंट नहीं बना सकते, उसके जो पार्टनर्स हैं ना वो अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे पास पोर्टल होता है जिसके ऊपर हम आपका डेटा फीड करते हैं और आपका अकाउंट बन जाता है। आपको अकाउंट बनाकर उसके क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं, आप फिर अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको एक लिंक मिल जाता है। उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा, आपको सिस्को के पेपर के अंदर 60% डिस्काउंट मिल जाता है। कितने रह गए पीछे, 40%। तो $325 के, 300 का पेपर है ना, 300 के अंदर से 60% माइनस करते हैं। जितनी अमाउंट बची है ना, इतने डॉलर्स अब आपने पे करके पेपर देना है। कितना बड़ा डिस्काउंट है ये, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपको सिस्को का बहुत ज़्यादा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स की सूरत में, PDFs की सूरत में, और स्लाइड्स की सूरत में, PPT स्लाइड्स जो है, ऑडियो की सूरत में, बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी वेबसाइट से मिल जाता है, जो कि आप वैसे नहीं आप ले सकते, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं है आपका, कैसे लेंगे। तो दूसरा फ़ायदा आपको ये मिल जाता है। तीसरा फ़ायदा, लिंक्डइन यूज़ किया कभी किसी ने, सब लोग यकीनन यूज़ करते होंगे लिंक्डइन, पता होगा लिंक्डइन क्या है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और लोग आपकी बातों से आपको जज नहीं करते, उस प्रोफाइल से जज करते हैं कि आपका लेवल क्या है। ऐसे ही सिस्को की ऑनलाइन अकेडमी जो है ना, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जब आप उस पर अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको नहीं पता लगता दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, उनके पास सिस्को की ऑनरशिप, सिस्को के शेयर होल्डर्स हैं वो इस काम में, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि एक नया बंदा आया है जिसका अकाउंट बना है, वो CCNA के लिए रजिस्टर्ड हुआ है। जब आप CCNP का भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उनको नोटिफिकेशन चला जाता है इस बंदे ने CCNP भी कर लिया। फिर जब आप CCI कर लेते हैं, फिर उनको नोटिफिकेशन चला जाता है आप CCI भी कर लिया। इस तरह फिर उन लोगों को पता लग जाता है ये बंदा एक दुनिया में तैयार हो चुका है, जिसने तीनों लेवल्स पढ़ लिए और ये डॉक्टर बन गया, यानी कि इसने PhD कर ली नेटवर्किंग के अंदर, ये बहुत एक्सपर्ट हो गया। इस तरीके से वो फिर आपसे खुद रब्ता करते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम आपको जॉब ऑफ़र करते हैं, आप आना चाहते हैं, दुनिया के इस कंट्री में हम मौजूद हैं, हमारी कंपनी का ये नाम है, हम आपको वीज़ा भेजते हैं, जॉब ऑफ़र करते हैं, आप ऑफ़र कबूल करें और आ जाएं। इस तरीके से मुझसे रब्ते हुए थे जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह आपकी ऑनलाइन अकेडमी बनती है, इसके काफ़ी सारे फ़वायद हैं। आप पेपर ना भी दें, आपको कोई बाउंड नहीं करता कि आपने रिमेनिंग 40% अमाउंट पे करके पेपर देना है, लेकिन आपको ये 3 फ़ायदे मिल जाएंगे। वो जो वाउचर मिलता है ना, जो डिस्काउंटेड वाउचर होता है, उसको आप सेंटर में अपीयर करके डिस्काउंट ले सकते हैं। ये पूरी कहानी थी सिस्को की। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं होगी, कोई औखी बात तो नहीं, परेशान कुन बात कुछ नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरी, लिनक्स की, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम।
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है और लोग यूज़ क्यों करते हैं? नेटवर्किंग की बात तो समझ आ गई ना, नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? जी जी, दुनिया की जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो सारी एक्सपायर होती है, सिर्फ सिस्को की नहीं, 3 साल के लिए वैलिड होती है। 3 साल बाद ये एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। 3 साल तक सिस्को लोगों को बताता रहेगा कि ये बंदा मेरे से पढ़ा हुआ है, ये बंदा मेरे से पढ़ा हुआ है। आपको एक नीचे ना की मिलती है, लाइसेंस की होती है, उसको आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके डालें ना तो पता लग जाता है, उसको आगे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा उनकी डेटाबेस के अंदर से निकल के कि इस बंदे ने पेपर दिया हुआ है। 3 साल बाद वो एक्सपायर कर देंगे, फिर नहीं निकलेगा। फिर अगर आप किसी को वो दिखा भी देना, वो बंदा सर्च करेगा सिस्को की साइट से जाके और वो नहीं निकलेगा, तो वो बंदा आपको कब झूठे हैं, आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर बनाया है, फोटोशॉप के अंदर बन नहीं जाता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एडिटिंग नहीं होती, सब कुछ हो जाता है। फिर आप कस्में खाते रहेंगे, नहीं 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 मैंने किया है, मैंने किया है, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। ऐसा ही है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम वेंडर्स ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर तब दें जब आपकी जॉब डिपेंडेंट है पेपर के ऊपर, फिर तो आपको पता ना 3 साल के लिए टाइम है, जब मर्जी एक्सपायर हो जाए कोई टेंशन नहीं, जॉब तो मिल गई है, आपने कैश तो कर लिए, पैसे आधे। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने आयरलैंड जाना था, वो कह रहा था सर मेरी जॉब मिल रही है मुझे पाकिस्तानी 18 लाख रुपए सैलरी है। तो उस बंदे को दुखता तो नहीं है कि अगर वो $300 का पेपर दे दे तो मैंने उसे कहा डिस्काउंट के चक्करों में ना पड़ो, चुप करके जाके $300 का पेपर दो, फ़ौरन से पेपर दो और फ़ौरन से निकलने वाली बात करो। उसने $300 का पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आयरलैंड में जॉब कर रहा है, पाकिस्तानी 18 लाख रुपये उसकी सैलरी। तो पेपर की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको खुद फील हो कि हाँ यार मुझे ज़रूरत है, अब मुझे इसको कैश करने का भी मौका है और मैं कर सकता हूँ, तो करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसके अलावा पैसे ज़ाया करने की। अब पैसे ज़ाया नहीं हुए आपके अब कामयाब हो गए, अब ये कारामद रहे। तो पेपर तब दें जब उसकी ज़रूरत है। और कोई क्वेश्चन सिस्को के वाले से आप में से किसी? आप बड़े खामोश हैं, बातें सारी समझ आ रही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अच्छा, हमारे टीचर थे वो हमें कहा करते थे कि अगर आपके स्टूडेंट खामोश हो ना तो 2 बातें होती हैं, या तो उनको सब समझ आ रहा है या उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको क्या समझूँ, सब समझ आ रहा है, चलिए जी अच्छी बात। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं हम सिस्टम साइड की, सर्वर साइड। सर्वर साइड को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? मैं, आप और हमारी तरह के 500 और लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। अब 500 के 500 लोगों को मैनेज भी करना है और उनके ऊपर कुछ राइट्स भी लगाने हैं। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, जैसा कि इस बंदे को इतना इंटरनेट मिले, इस बंदे को इतना नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्टर को इतना मिलना चाहिए, दूसरे बंदे की ये साइट्स ब्लॉक होनी चाहिए, इस बंदे को इस सर्वर की एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए, इस बंदे को इस सर्वर की एक्सेस होनी चाहिए क्योंकि आईटी में है। इफ़ एंड बट्स लगाते जाएं। हर कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ को अप्लाई कैसे किया जाता है? सर्वर के थ्रू। कोई ना कोई सर्वर होता है जो कि पॉलिसीज़ को थ्रू करता है। उस सर्वर को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनाया जाएगा? 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया के अंदर, एक आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का और एक है आपके पास है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लूप होल्स उसके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा बग्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इवन दैट इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जैसे आपकी विंडो के अंदर कोई इशू आता है ना तो हमें समझ नहीं आती, तो एक ही तरीका होता है रीस्टार्ट, ऐसे ही है। तो सर्वर का भी यही हाल है, सर्वर्स रीस्टार्ट कभी नहीं करते आप, लेकिन उनके अंदर इतने ज़्यादा बग्स आते हैं कि आपको उनको रीस्टार्ट करना ही पड़ता है, हर हालत में करना पड़ता है, वरना उनका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बजाते खुद कुछ ऐसी कंपनीज़ के जानता हूँ, मैं खुद भी काम करके आया हूँ, जो 15-15 साल से सर्वर चल रहा है और आज तक कभी रीस्टार्ट नहीं हुआ। 15 साल से चल रहा है, ना कोई बग आया, ना कोई अटैक आया, ना कोई इशू आया। दैट इज़ कॉल्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्यूटी। इस वजह से लोग लिनक्स को रिलायबल कहते हैं। एक तो उसके अंदर बग नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अटैक्स आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, वो कोई जादू मंत्र नहीं है कि उसने कोई अपने आगे काला टोना वाला बिठा दिया बंगाली बाबा जो कि ऐसे करके जादू कर रहा है और जनाब आपकी लिनक्स को अटैक से बचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लिनक्स के ऊपर भी अटैक आते हैं, लेकिन जो हैकर्स होते हैं ना, जो लिनक्स के ऊपर अटैक करते हैं, वो कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म के होते हैं, वो नॉर्मल अटैकर नहीं हो सकता। नॉर्मल तो वायरस आपका बनता है एक्जी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बन सकता है। लिनक्स का वायरस बनाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, इतनी आसानी से नहीं बनता। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत टेक्निकल होना पड़ता है, आपको 15-20 साल लगा के चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके कोई आप लिनक्स का कोई वायरस बना सकते हैं, एवं नहीं बनता होता। तो लिनक्स के अंदर बहुत रेयर चांसेस हैं, जहाँ पे 100% चांस है आपके विंडोज़ के अंदर वायरस आने के, तो 0.1% चांस है लिनक्स के अंदर आने का। ये मैंने बहुत बड़ी बात की, ऐसा ही है। अटैक्स अब आना शुरू हो गए हैं क्योंकि लोग ज़रा ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से।
बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। लोग टैक्स भी कर लेते हैं, बाकी काम भी कर लेते हैं। तो अब जिस बंदे ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया तो वो इस काबिल भी होगा कि इन अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। तो आप यही चीज़ें पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर सिक्योरिटी कैसे लगाई जाती है बेसिक लेवल की, और बाकी चीज़ें इसके अंदर कैसे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ रहे होंगे। लेकिन पहले हम CCNA को कवर अप करेंगे ताकि आपकी एक चीज़ कवर हो जाए, फिर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। टोटल हम 4 माह का ये आपका ड्यूरेशन होगा। 2 माह के अंदर हम CCNA कवर करेंगे, अगले 2 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर रहे होंगे। अभी तक के सेशन के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो कर सकते, कोई क्वेश्चन हो? वैसे जो CCNA के ऑफिशियल लेक्चर्स हैं ना वो आपके तकरीबन कोई 10 से 12 हैं जो ऑफिशियल है, लेकिन हम चूँकि प्रैक्टिकल करने की बातें कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल की वजह से इसको 20-22 पे लेके जाएंगे, या मेरे ख्याल से 24 लेक्चर। मेरे कहता मैं 24 हूँ, लेकिन आज तक ज़िंदगी में कभी मुझसे 24 नहीं हुए, ये हमेशा 30-35 पे जाते होते हैं। मेरी आदत है हमेशा ज़्यादा पढ़ाने की, क्योंकि मैं अब देखें हम कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारा, आप लोगों से क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ। अब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसकी वजह से कुछ और सीखने को मिल जाएगा, तो जब तक मैं आपको सिखा नहीं दूंगा ना मैंने आगे नहीं जाना। तो एक पढ़ने का आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख रहे होंगे जो कि आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं और कभी सीखने को मिलेंगी भी नहीं, लेकिन वो भी आप चीज़ें सीख जाएँ इंशाल्लाह, वो भी सीखेंगे। इस वजह से इसके लेक्चर ज़्यादा होते हैं, और लिनक्स के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। उसके भी लेक्चर्स तकरीबन कोई 15-16 हैं, लेकिन वो भी तकरीबन 24-25 इतने हो ही जाएंगे। जी किस चीज़ का? आउटलाइन जिसको कह रहे हैं, मैंने अभी वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, और आपने जो आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, हर मैसेज के अंदर मैंने आउटलाइन का लिंक भी दिया हुआ है। आपने मैसेज लगता पढ़ा नहीं सही तरह, अब दोबारा अगर जाके पढ़िएगा बॉटम के अंदर उसके अंदर आउटलाइन का लिंक है, हर मैसेज के अंदर है। रेड हैट का भी और CCNA का भी घर जाके उसको थॉरली डिस्कस कीजिएगा, बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ मैच कीजिएगा, आपको यकीनन पता लग जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। दोनों आउटलाइंस का मैंने लिंक दिया होगा, खुद जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल नहीं होगा, थर्सडे को होगा। 2 दिन हमारे लेक्चर होंगे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। कल है वेडनेसडे, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा थर्सडे को। थर्सडे से पहले आपने फ़ी पे करके अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये मैंडेटरी है। फिर परसों इंशाल्लाह ताला आप में से जो लोग फ़ी पे कर देंगे उनके साथ इंशाल्लाह परसों आगे कैरी ऑन करेंगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक?